हेलो मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी पर। मित्रों, आज पढ़ने वाले हैं हम कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ चौथा आत्मकथ्य, जिसे जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम दोस्तों इसका कवि परिचय पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम इसका जो पद्य भाग है आत्मकथ्य उसकी हम जो है व्याख्या करने वाले हैं, और साथ में जितने भी कवि परिचय से और पाठ परिचय से प्रश्न बनेंगे उनको भी आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पाठ को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम इसका कवि परिचय पढ़ लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ था और काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए, परंतु स्थितियाँ थीं वो अनुकूल न होने के कारण वो 8वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए, इससे आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही इन्होंने संस्कृत भाषा, हिंदी और फारसी भाषा का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवि हैं ये जयशंकर प्रसाद का निधन 1937 में हुआ। छायावाद के दोस्तों ये प्रमुख कवि माने जाते हैं। छायावाद का जो प्रारंभ माना जाता है वो इनके काल से माना जाता है। छायावाद के जनक कहा जाता है इनको। इनकी प्रमुख जो कृतियाँ दोस्तों वो है चित्राधार, कारण कुसुम है, झरना है, आंसू है, लहर है और कामायनी। इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली उनकी जो रचना है वो है कामायनी, जिस पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया। वे कवि के साथ साथ एक सफल गद्यकार भी हैं। गद्य अर्थात कहानियाँ भी लिखी हैं, निबंध भी लिखे हैं, गद्यकार भी हैं। साथ में इन्होंने एक नाटककार भी हैं बहुत अच्छे। इनके द्वारा जो है अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवसारणी नामक नाटक लिखे गए हैं, जो कि बहुत ही फेमस रहे हैं, प्रसिद्ध रहे हैं। इसके अलावा कंकाल है, तितली है, इरावती, ये प्रमुख इनके उपन्यास है 3, कंकाल, तितली एंड इरावती। आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद का जो साहित्य व जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज यानी यहाँ से ओज से तात्पर्य उत्साह वाला रस, छायावादी कविता के अतिशय यानी अत्यधिक, हद से ज़्यादा, काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविताओं की प्रमुख विशेषता है। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी। उनके साहित्य में स्पष्ट रूप से ये दिखाई देता है। अब पढ़ने वाले हैं हम जो पाठ है उसका परिचय पढ़ते हैं हम। इससे पहले हमने कई परिचय पढ़ लिया है। देखिए, मुंशी प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। तो उस समय जो है प्रसाद जी के जो मित्र थे उन्होंने उनसे आग्रह किया, प्रार्थना की कि वे भी आत्मकथा लिखें, अपने जीवन की जो कहानी है उसको लिखें। प्रसाद जी ने इनसे जो है सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से जो पैदा हुई है वो कविता है आत्मकथ्य, जिसे हम अभी पढ़ने वाले हैं। ये कविता पहली बार, ध्यान रखें यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना दोस्तों, ये कविता पहली बार 1932 में हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। और
किस भाषा में लिखी गई? छायावादी शैली में लिखी गई कविता जयशंकर प्रसाद ने जो है जीवन के यथार्थ यानी वास्तविक अभाव और कमियों के पक्ष की मार्मिक यानी मन को छू लेने वाली अभिव्यक्ति को यहाँ कवि ने व्यक्त इस पाठ के माध्यम से, आत्मपरिचय के माध्यम से व्यक्त किया है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर और एवं नवीन शब्दों का, बिंबों का उन्होंने प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों और बिंबों के सारे उन्होंने बताया कि उनके जीवन की जो कथा है, जो कहानी है, वो एक सामान्य व्यक्ति की जीवन कथा है, जीवन की कथा है, जीवन की कहानी है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वह महान और रोचक मानकर लोग उसकी वाहवा करें, उसको शाबाशी प्रदान करें, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ यानी वास्तविकता को अपनाया गया है, वास्तविकता को स्वीकार किया गया है, तो दूसरी ओर एक महान कवि की जो विनम्रता है वो भी इस पाठ में देखी जा सकती है। तो अब हम इसकी जो है आत्मकथ्य पदों का परिचय और उसकी व्याख्या करेंगे। देखो दोस्तों, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी ये अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि मधुप यानी भंवरा गुनगुनाकर अर्थात मर्राते हुए, कर कह जाता कौन कहानी ये अपनी। मधुप अर्थात भंवरा फूलों पर मर्राते हुए, गुंजन करते हुए, न जाने अपने जीवन की कौन सी कहानी सुना जाता है, कौन सी कहानी कह जाता है। मधुप भंवरा न जाने अपने फूलों पर मर्राते हुए, न जाने अपने जीवन की कौन सी कहानी कह जाता है। और मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। और वृक्षों के डालों से मुरझाकर गिरती हुई पत्तियां न जाने अपने जीवन की कौन सी करुणा या दुख से भरी कहानी सुना रही है। ठीक उसी प्रकार कवि का अपना जीवन भी एक दुख भरी, एक करुणा से भरी कहानी है। ठीक उसी प्रकार कवि का जीवन जो है वो भी एक दुख भरी और जो है करुणा से भरी कहानी है। आगे देखिएगा, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि गंभीर मतलब गहरी, अनंत नीलिमा यानी कि जो है सीमा रहित आकाश, असंख्य यानी अनगिनत, जीवन इतिहास अर्थात आत्मकथा, जीवन की कहानी। तो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस अंतहीन, इस सीमाहीन अंतहीन नीले आकाश के तले यानी नीचे असंख्य अनगिनत जीवन गाथाएँ अर्थात आत्मकथाएँ लिखी जा रही हैं। ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंगमलिन उपहास। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह लोग करते ही रहते हैं अर्थात ये लोग जो लिखते ही रहते हैं, ये जो आत्मकथा ये लोग लिखते ही रहते हैं। और इस प्रकार लिखते रहने के कारण, लगातार लिखते रहने के कारण इन्होंने अपने आप को स्वयं को व्यंगमलिन यानी निंदा से युक्त, व्यंगमलिन मतलब निंदा से युक्त, उपहास मतलब हंसी। इस प्रकार लिखते रहने के कारण इन्होंने अपने आप को निंदा से युक्त और हंसी का पात्र बना लिया है। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, अपने मित्रों से पूछते हैं कि यह देखकर भी वे चाहते हैं कि मैं अपनी दुर्बलता से युक्त, कमजोरी से युक्त आत्मकथा लिखूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे ये गागर रीति। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस खाली गागर जैसे, रीति मतलब खाली गागर जैसे महत्वहीन
जीवन के बारे में आत्मकथा को पढ़कर या सुनकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। एक बार लाइन को फिर दोबारा सुनना आप इसे, कि खाली गागर जैसे अर्थात महत्वहीन जीवन के बारे में सुनकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। किंतु कहीं ऐसा न हो, कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, किंतु कहीं ऐसा न हो कि इस खाली गागर जैसे महत्वहीन जीवन के बारे में पढ़कर तुम अपने आप को अपराधी न समझने लगो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले, और तुमको ऐसा भी न लगे कि तुमने ही मेरे जीवन से रस को चुराकर अपने सुख की गगरी को भरा है। तुम्हें ऐसा भी न लगे कि तुमने ही मेरे जीवन से रस को चुराकर अपनी सुख की गगरी को भरा है। ये विडम्बना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये विडम्बना मैं अपने जीवन के, विडम्बना मतलब होता है दुख या परेशानी या कष्ट, तो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, मैं अपने जीवन के दुख के विषय के बारे में बतलाकर मैं अपने सरलती मतलब जीवन की सादगी या साधारण जीवन, मैं अपने साधारण जीवन के बारे में बतलाकर अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहता। मैं अपने जीवन के दुख के विषय के बारे में बतलाकर मैं अपने सरल जीवन के बारे में बतलाकर अपनी जो है हंसी नहीं उड़ाना चाहता। भूले अपनी यह प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। आगे कई वर्णन करते हुए कहते हैं कि भूले और प्रवंचना यानी धोखा, प्रवंचना मतलब धोखा, भूले और प्रवंचना अर्थात धोखा और ठगे जाने के विषय में बतलाकर मैं दूसरों को नहीं दिखलाना चाहता। भूले और सदा ठगा जाने वाले, सदा जो है धोखा खाए जाने के बारे में बतलाकर मैं दूसरों को नहीं दिखलाना चाहता। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं अपने प्रिय के साथ बिताए चांदनी रातों के मधुर क्षणों की उज्जवल गाथा कैसे गाऊं। एक बार दोबारा सुनो इस लाइन को। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, मैं अपने प्रिय के साथ बिताए हुए चांदनी रातों के मधुर क्षणों की उज्जवल गाथा कैसे गाऊं। अरे खिलखिलाकर हंसते हुए होने वाली उन बातों की। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे खिलखिलाकर और हंसते हुए की गई बातें जो अब एक असफल कहानी बन चुकी हैं, उन भूली हुई मधुर स्मृतियों को मैं जगाकर फिर से अपने मन को व्यथित नहीं करना चाहता। उन भूली हुई मधुर स्मृतियों को मैं फिर से जगाकर अपने मन को पीड़ित या व्यथित नहीं करना चाहता। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने सुख के सपने देखे किंतु वे कभी साकार नहीं हुए। आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गए। और इस प्रकार सुख मेरे बाहों में आते आते दूर से ही मुस्कुराकर चला गया और प्रिय से मिलन के जो मैंने सपने देखे थे वे टूट गए।
और प्रिय से मिलने का जो सपना था वो टूट गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे प्रिय के गालों पर छाई हुई लालिमा इतनी सुंदर, इतनी मस्त वाली थी, इतनी सुंदर लगने वाली थी कि अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अनुरागनी उषा अर्थात प्रेममयी उषा, प्रेममयी उषा सुहाग अपनी मांग में सौभाग्य का सिंदूर भरने के लिए अरुण यानी कि लालिमा लिया करती थी। इस लाइन को एक बार फिर से दोबारा सुनना, दोनों लाइनों को एक बार से। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे प्रिय के कपोल मतलब गालों पर छाई हुई लालिमा इतनी सुंदर थी, अरुण मतलब लालिमा इतनी सुंदर थी, इतनी मस्त लगने वाली थी कि अनुरागनी उषा यानी कि प्रेममयी उषा निज सुहाग यानी कि अपनी मांग में, सुहाग मतलब सौभाग्य का सिंदूर भरने के लिए लालिमा को लिया करती थी। उसकी स्मृति पाथे बनी है पते थके पति की पंता की। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसकी स्मृति यानी कि उसकी प्रिय, पाथे मतलब भोजन, रास्ता का या मार्ग का भोजन, थका मतलब थका हुआ, पथिक मतलब यात्री, पंथ मतलब रास्ता। तो कवि वर्णन करते हुए कहता है कि वह एक थके हुए यात्री के समान है। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि वह एक थके हुए यात्री के समान है और उसकी स्मृति और उसकी प्रिय की जो यादें हैं, स्मृतियाँ हैं, उसकी जीवन की यात्रा में क्या है, मार्ग का भोजन के समान है। उसकी प्रिय की यादें उसकी जीवन यात्रा में मार्ग के भोजन के समान है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंता की। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि उनकी अर्थात उसकी यादों की गुदड़ी को उधेड़ कर कोई मेरे व्यथित हृदय में झांक सके। कवि कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि उसकी यादों की गुदड़ी को उधेड़कर कोई मेरे व्यथित हृदय में झांक सके। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी गाथा आज कहूँ। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसका जो जीवन है वो एक सीधे साधे साधारण व्यक्ति की कहानी है। उसका अपना जीवन जो है एक सीधे साधे साधारण व्यक्ति की कहानी है, इसलिए उसके छोटे से जीवन के बारे में लिखना, बड़ा चढ़ाकर लिखना उसके लिए संभव नहीं है। क्या ये अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस पाखंड के बजाय मैं मौन रहूं और दूसरों की गाथाएं सुनता रहूं, इससे कहीं अच्छा है। इस पाखंड की बजाय मैं मौन रहूं और दूसरों की गाथाएं सुनते रहना उससे कहीं अच्छा है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा का। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं वे अपने मित्रों से पूछना चाहते हैं कि वे उस जैसे भोले वाले और सदा ठगे जाने वाले और
दुर्बल हृदय वाले व्यक्ति के बारे में आत्मकथा लिखकर सुनकर क्या करोगे? वे उस जैसे सदा भूले वाले, सदा ठगे जाने वाले, दुर्बल हृदय वाले व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति की आत्मकथा के बारे में सुनकर क्या करोगे? अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। व्यथा मतलब पीड़ा। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि अभी ये आत्मकथा लिखने का उचित समय नहीं है, क्योंकि मुझे निरंतर पीड़ित करने वाली जो व्यथाएं, कष्ट हैं, वे सब थक कर क्या हो चुकी हैं? सो गई हैं, मौन हो चुकी हैं, शांत हो चुकी हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आत्मकथा लिखकर मैं पुनः उन कटु और व्यथित करने वाली स्मृतियों को, यादों को फिर से जगा दूं। तो मित्रों, इसके बाद हम जो है इसके जो जितने प्रश्न बनते हैं उसको देख लेते हैं। हम पहले कई परिचय से प्रश्न करने बनते हैं, उनको देखते हैं। तो देखिएगा, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। कब हुआ था? 1889 में हुआ था। ठीक है। इसके अलावा निधन कब हुआ था? 1937 में हुआ था। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में इनका नाम गिना जाता है। अग्रणी कवि हैं। छायावाद के जो जनक हैं वो कौन है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद ही हैं छायावाद के जनक। प्रमुख इनकी जो काव्य कृतियाँ हैं यदि आती हैं तो चित्राधार है, कर्ण कुसुम है, झरना है, आंसू और लहर। इसके अलावा कामायनी जो रचना है दोस्तों, बहुत बड़ी रचना है। ये आधुनिक हिंदी की एक श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाती है कामायनी को, और इस पर जो है इन्हें मंगला पारितोषिक पुरस्कार दिया गया। तो प्रश्न बनता है कि कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना, किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था? तो कामायनी। वे कवि के साथ साथ जो है सफल गद्यकार भी रहे हैं। तो प्रश्न बनते हैं यहाँ से कि अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव सामनी नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखे गए हैं। कंकाल, तितली और इरावती इनके प्रमुख उपन्यास हैं। कंकाल, तितली और इरावती। इसके अलावा आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनकी कहानी संग्रह हैं। इनके 3, जहाँ कहानी को संग्रह किया गया है, रखा गया है। और एक और बात, ये प्रकृति प्रेमी कवि हैं, देश प्रेमी, प्रकृति प्रेमी कवि। ओके। अब इसके बाद यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो आत्मकथा है कवि की, वो किस पत्रिका में उसको संपादन किया गया था? तो हंस पत्रिका में इसका संपादन किया गया था। कौन से जो है अंक में इसको निकाला गया था? तो आत्मकथा विशेषांक में इसको प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? 1932 में। ओके। मोस्ट प्रश्न थे आ चुके हैं इसमें से। ओके मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी बताएं इस वीडियो के बारे में, ताकि उनको भी इससे लाभ प्राप्त हो सके। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।